हेलो स्टूडेंट्स। तो मई 2021 अटेम्प्ट के लिए सीए फाउंडेशन के लिए पेपर टू बेसिकली आपका लॉज का पेपर कह लीजिए। तो उसका हिस्सा पार्ट 2A बिजनेस लॉज, उसकी पार्ट 1 की मैं बात करने जा रहा हूं। तो इंस्टीट्यूट ने मई 2021 के लिए अपना जारी किया RTP रिविजनरी टेस्ट पेपर। देखिए क्या लिखा है, फॉर मई 2021 अटेम्प्ट के लिए कहता है अमेंडमेंट्स क्या रहेंगी। जो दरअसल नॉर्मली क्या होता है, आरटीपी के अंदर अमेंडमेंट्स डाली जाती हैं जो एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। लेकिन हुआ क्या, मई 2021 अटेम्प्ट के लिए दरअसल इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मटेरियल रिवाइज कर दिया और उस वजह से स्टडी मटेरियल क्या किया उन्होंने, अपना रिवाइज कर दिया। तो इसलिए उसके अंदर ये अमेंडमेंट डाल दी गई। पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज वो ये है बेटा, दरअसल मई 2021 का अटेम्प्ट है, हमें एग्जाम से 6 महीने पहले तक, यूं कह लीजिए अक्टूबर 2020 तक की ही अमेंडमेंट आती है। आखिरी 6 महीने की अमेंडमेंट पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। तो सबसे बड़ा मैं इसका इंपैक्ट बता दूं, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया, लेकिन उसके जितने भी सेक्शंस थे वो नोटिफाई होते हैं 31 अक्टूबर के बाद। तो इसलिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 मई 2021 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितने भी कुछ एक चेंजेस उन्होंने किए, जो क्वेश्चन डाले वो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस आपको दे चुका हूं। तो इसलिए उस चीज को बार बार शेयर करने की कोई सेंस नहीं है। तो अब हम आरटीपी में जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन डाले हैं उसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। और आप चाहें तो जो थोड़ा बहुत मैं लिखूंगा इसके अंदर, नो डाउट आरटीपी के अंदर इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर्स भी देख रखे हैं, लेकिन रीजनिंग एक आध एक पर्सन की थोड़ी डिफरेंट वे में भी है। तो थोड़ा मैं इसके अंदर लिखूंगा भी। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए होगी जो अभी मैं हैंड रिटन थोड़ा लिख के दूंगा, आप हमसे ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर कुछ एक पर्सन पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया है, बताइए इनमें कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इन कुछ एग्रीमेंट्स के अंदर। पहला सिचुएशन आ रहा है, एक्स ने प्रॉमिस किया है कि वो अपना स्कूटर वाई को बेच देगा 1 लाख का। हाउएवर कंसेंट जो एक्स की है हैज बीन प्रोक्यूर्ड एट गन पॉइंट। तो आप सारे जानते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है। तो यहां पे हमें साफ दिख रहा है फ्री कंसेंट क्या है, मिसिंग है। और फ्री कंसेंट में से क्या मिसिंग है, दरअसल यहां लग रहा है गन पॉइंट का मतलब है आप फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सेक्शन नंबर 15 के अंदर कोर्शन। और कोर्शन की वजह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। और इसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 19 के अंदर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल बिकॉज द कॉन्सेंट इज नॉट फ्री। सेकेंड प्रश्न, ए ने सामान खरीदा 20 से 2015 में, लेकिन 2019 तक कोई पेमेंट नहीं की गई। तो दिमाग लगाइए, 2015 से 2019 के बीच में लगभग सीधा सीधा आपको 4 साल दिख रहे हैं, पेमेंट नहीं की गई। तो हम सारे जानते हैं कि 3 साल तक का टाइम बार्ड डेट होता है। सो कहने का मतलब है यहां क्या हो गया, यहां टाइम बार्ड डेट हो गया, क्योंकि 3 साल का टाइम क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल है, आप इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। और जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, किस वजह से, क्योंकि ये हो गया एक टेक्निकल डिफेक्ट कि आपने 3 साल तक केस नहीं किया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम नाम क्या देते हैं, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। देयर आफ्टर अगला प्रश्न है, जी ने एग्रीमेंट किया है कि वो ट्यूशंस देगा, एच को देगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगले महीने से देगा, और एच उसके बदले में उसको 5,000 रुपए देगा। तो दोनों ने वादा किया है, एक ने कहा मैं पढ़ाऊंगा, दूसरे ने कहा वो पढ़ेगा अगले महीने से और पैसे देगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी। क्यों एग्जीक्यूटरी कह देते हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस भविष्य में करनी है। सो दे आर टर्म्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन आता है, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम कहते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। देखिए हम सेक्शन 10 में भी पढ़ते हैं,
कंसिडरेशन की डेफिनेशन सबसेक्शन 2 के सबसेक्शन डी के अंदर सेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं, और हम वहां कहते हैं कंसिडरेशन होनी चाहिए। रादर हम ये पढ़ते हैं कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। बस कंसिडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है, इट इज फॉर पार्टीज टू डिसाइड, उन्हें डिसाइड करना है। तो चाहे एडिक्वेट नहीं भी है, हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि सेक्शन 25 कहता है कंसिडरेशन होनी चाहिए, वही एक्सेप्शन भी क्रिएट करता है, कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। उसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन नंबर 25 क्या कहती है कि अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेसी अगर है, तो उसको कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। मीन्स दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स विच मे बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। सो इनएडिक्वेसी मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय कोर्ट to determine consent free or not। तो बेसिकली ये पार्टीज ने ही डिसाइड करना है कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए, चाहे आप 10 लाख वाली कार 1 लाख में बेच दें। और इसके ऊपर अगर आप एक केस की बात करें तो जिसमें कहा गया था डेट इज बोल्टन वर्सेस मॉडर्न का ये केस था, तो ये क्लास में आपको करवाया भी हुआ है। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन कहता है श्याम के पास एक कार है, उसने हरीश को अप्रोच किया बेचने के लिए 3 लाख में। श्याम ने हरीश को बताया कि मोटर कार इज रनिंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर। ये बताया कि 20 किलोमीटर 1 लीटर में माइलेज दे देती है। बोथ द फ्यूल मीटर एंड स्पीड मीटर ऑफ द कार वर वर्किंग परफेक्टली। तो आप कार खरीदने, अगला कह रहा है एवरेज 20 किलोमीटर की है, तो आपको चला के देख लेना चाहिए। और हरीश ने प्रपोजल दिया और ये जो भी दोनों पार्टीज में एग्रीमेंट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 3 लाख रुपए शाम को दे दिए। 10 दिन के बाद हरीश को पता चलता है कि जो शाम ने कहा था वो गलत है, कार इतनी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये मिस रिप्रेजेंटेशन का सिचुएशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, चाहे उसके द्वारा दी गई हो अननोइंगली। रेफरिंग टू द एक्ट, बताइए क्या आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए अगेन हम यही कहेंगे, क्वेश्चन किसके ऊपर है, फ्री कंसेंट के ऊपर है, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। और मिस रिप्रेजेंटेशन आप कहां पढ़ते हैं बेटा, सेक्शन नंबर 17 के अंदर पढ़ते हैं, और उसका आप कॉन्सिक्वेंस पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 19 के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल, मींस आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यही सेक्शन 19 में एक बहुत बढ़िया चीज आप पढ़ते हैं कि आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, बट नॉट इफ, अगर आप ट्रुथ को डिस्कवर कर सकते थे। इफ हैड मीन्स टू डिस्कवर ट्रुथ। तो यहां देखिए क्या 20 किलोमीटर की माइलेज है या नहीं, ये आप कार चला के जान सकते थे। तो यहां आपने नहीं किया ऐसा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कांट रिसाइंड, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एस जिनकी उम्र 58 साल की है, गवर्नमेंट विभाग में है और वो रिटायर होने वाले हैं 2 साल के बाद। डी ने प्रपोजल किया अगर आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेंगे, मतलब नौकरी छोड़ देंगे, तो मेरे को ये नौकरी मिल सकती है, और आप अपनी वॉलेंटरी रिटायरमेंट अगर ले लेते हैं, मैं आपको 10 लाख देने को तैयार हूं। मिस्टर एस ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने इवैल्यूएट किया कि यार 10 लाख मिल रहे हैं 2 साल पहले नौकरी छोड़ के, ये मेरे लिए बेनिफिट ही रहेगा। तो अब आपसे पूछा गया है, ही एग्री टू रिसीव द कंसिडरेशन एंड एक्सेप्टेड द अबव एग्रीमेंट। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल नहीं है। नॉट क्यों नहीं है? देखिए आप सेक्शन 10 में पढ़ते हैं एसेंशियल्स, तो उसके अंदर आप पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 23, उसके अंदर से एक पॉइंट निकलता है, क्योंकि सेक्शन 10 में हम क्या पढ़ते हैं, लॉफुल क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आपका होना चाहिए। और सेक्शन 23 में क्या पढ़ते हैं हम ये पढ़ते हैं कंप्लीटली अगर अनलॉफुल हो जाए,
राइट, क्योंकि लॉफुल होना चाहिए, लेकिन अगर अनलॉफुल हो जाए तो नेचुरल है ऐसे एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे, ऐसे एग्रीमेंट कहलाएंगे वॉइड एग्रीमेंट। तो ध्यान दीजिए, आप अगले को कह रहे हैं नौकरी छोड़ दो ताकि आपकी नौकरी लग जाए और उसको पैसे दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू इंजर पब्लिक ऑफिस। और ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं। समाज के लिए ऐसे ठीक नहीं है कि रिश्वत देके आप जॉब वगैरह खरीदें, सो दे आर वॉइड, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता क्या राइट्स होंगे प्रॉमिसर के इन केसेस में, आप रीजन दीजिए। एक्स ने प्रॉमिस किया है कि वो वाई को जिंदा कर देगा, तो हम सारे जानते हैं ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप 2J में पढ़ते हैं, मतलब इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, आप इसे क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट आप 2G में पढ़ते हैं, क्योंकि मृत आदमी को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। और इसके साथ आप रीजन क्या दे सकते हैं, ये शुरू से ही क्या है, एक इम्पॉसिबिलिटी है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और इम्पॉसिबिलिटी आप पढ़ के आते हैं कहां, सेक्शन नंबर 56 के अंदर। सो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। बी पार्ट, ए एग्री कर रहा है कि वो 50 किलो सेब बी को बेचेगा और ट्रक भेज दिया गया है 15 मार्च को, लेकिन रॉइट्स हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, तो ट्रक लेट पहुंचा। तो समस्या क्या है, एप्पल आप सारे जानते हो पेरिशेबल कमोडिटी होती है, टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो एप्पल तो सड़ चुके होंगे। तो प्रश्न इस कॉन्ट्रैक्ट में, या क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया राइट्स ऑफ द प्रॉमिसर, तो आपके क्या राइट्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, हम एक पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 55 टाइम ऑफ टाइम असेंस की मीन्स टाइम पे सामान भेजना क्या जरूरी है, यानी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं। अगला जो बायर है ये तो है नहीं कि सड़े हुए गुड्स आगे बेचेगा, इसलिए यहां पे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज, मतलब बायर को ये सामान लेने की जरूरत नहीं है। एंड एज ए प्रॉमिसर आप उससे कांट क्लेम मनी, आप उससे पैसा नहीं ले सकते हैं। मोर ओवर आप इसके ऊपर और क्या कोट कर सकते हैं, आप यूं भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये भी आप इसको नाम दे सकते हैं सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ सब कुछ ठीक था, लेकिन आप देख रहे हैं रॉइट्स हो गए, तो ये एक सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, जिसे हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं अंडर सेक्शन नंबर 56। और यूं कह सकते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। तो वो जो एप्पल है वो क्या हो गए, रोटन, राइट, सड़ गए हैं, तो यूं भी कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो ये सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, तो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हम इसे वॉइड एग्रीमेंट नहीं कहते, इसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सीजेस, इट कम्स टू एन एंड। तो इस तरह से हम बहुत सारे आंसर्स जो भी एप्लीकेबल हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। नो डाउट आरटीपी में आंसर्स भी दे रखे हैं, तो उन्होंने अपना भी कुछ भी दिया होगा, तो जितना कि मैं एक्स्ट्रा या जो भी चीजें लग सकती हैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगला है, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने वादा किया है आप एक पेंटिंग बनाएंगे और आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया और दोनों हाथ चले गए। तो अगेन मैं कहूंगा ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये फिर से सेक्शन 56 में सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर है। इस वजह से अगेन ये क्या हो जाएगा, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 2J के अंदर, और ये कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, आपके पर्सनल स्किल के ऊपर बेस्ड है। और यहां पे पर्सनल क्या हो गई, इनकैपेसिटी, आप इनकेपेबल हो गए, अब आप वो पेंटिंग वगैरह कर नहीं सकते। डी पार्ट, अभिषेक एंटर हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट टू इंपोर्ट टॉयज फ्रॉम चाइना, लेकिन चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब हो गए और चाइना से इंपोर्ट सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो अगेन हम क्या कहेंगे, सेम यही सेक्शन 56 फिर से क्या कहेंगे, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। क्यों है, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ लॉ बदल दिया है। तो लॉ बदल दिया तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सीजेस, इट कम्स टू एन एंड, किसी पार्टीज के कोई ऐसे राइट नहीं रहेंगे। देन
लिक्विडेटेड डैमेजेस, देखिए डैमेजेस हम पढ़ते हैं मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है ये हम पढ़ के आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 74 के अंदर। लिक्विडेटेड का मतलब है आपने पहले से एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि ब्रीच होगा तो इतने रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। तो ये फेयर होता है। जबकि एक चीज होती है पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट है 100 रुपए का और लिखा हुआ है ब्रीच पे 1 लाख रुपए देने होंगे, तो ये एग्जॉर्बिटेंट इन नेचर होता है या एक्स्ट्रावेगेंट भी आप कह सकते हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो नेचुरल है लिक्विड डैमेजेस अलाउएबल है, पेनल्टी कभी भी अलाउएबल नहीं होती है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। मोर ओवर मैं केस कोट कर दूं जो हम क्लास में करते हैं, श्री चुन्नी लाल का केस है वर्सेस मेहता एंड सन्स का, मेहता एंड सन्स लिमिटेड, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें आपने एक पेनल्टी का अमाउंट डाल भी दिया है, कोर्ट क्या कर सकती है उसे कैन रिड्यूस, उसे आप डिक्रीज कर सकते हैं इफ अगर आपको लगता है ये अमाउंट बिना मतलब में फालतू में ज्यादा डाल रखा है, इफ कंसिडर्स अनरीजनेबल, राइट। तो आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये अनरीजनेबल है, इतना बड़ा अमाउंट डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही चल रहा है। देखिए 3 प्रश्न है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मिस्टर एस एंड आर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां एस जो है वो डिलीवर करेगा पेपर कप मैन्युफैक्चर मशीन टू आर और पेमेंट मिलेगा उसे डिलीवरी पे। ऑन द डिलीवरी डेट मिस्टर आर, मतलब आपने मशीन देनी है, अगले ने पैसे देने हैं, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। डिस्कस वेदर मिस्टर एस इज बाउंड टू फुलफिल द प्रॉमिस, क्या उसे वो ये मशीन वगैरह देनी पड़ेगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 51 जिसपे क्या पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, कि मतलब आप सामान देंगे, अगला क्या देगा, पैसे देगा। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा अगला नहीं कर रहा, क्या मिस्टर एस बाउंड है यहाँ पे? तो जवाब हम क्या देंगे, नो ही इज नॉट बाउंड। यूं भी कह सकते हैं आप सेक्शन 39 को साथ में लेते हुए, ये एक तरह से क्या हो गया, ड्यू डेट पे ये ब्रीच हो गया, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचुरल है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आप डिस्चार्ज हो गए, प्लस आप अगले से क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर वाई ने लोन दिया है जी को 30 लाख का और जी ने डिफॉल्ट कर दिया ऑन ड्यू डेट एंड द डेट बिकम टाइम बार्ड। लेकिन टाइम बार्ड होने के बाद जी ने एग्री किया वो पैसे दे देगा वाई को। क्या ये टाइम बार्ड होने के बाद इन्फोर्सेबल है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इन्फोर्सेबल वो यस हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ के आते हैं एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन, और ये पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 25 के अंदर सब सेक्शन 3 में, कि अगर आपकी तरफ से प्रॉमिस है टू पे टाइम बार्ड डेट तो वो इन्फोर्सेबल होगा। लेकिन 2 कंडीशन होती हैं, अगर ये एग्रीमेंट हो राइटिंग में और बोरोर ने उसके ऊपर क्या किए हों, साइन किए हों, वो पैसा दे देगा, तो ये इन्फोर्सेबल है। थर्ड पार्ट, ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक यूनिक आइटम बेचने का, तो इसमें क्या हुआ, जिसका ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ए ने मना कर दिया यूनिक आइटम देने से लिए। व्हाट डायरेक्शंस कुड बी गिवन बाय द कोर्ट। तो देखिए नो डाउट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 में आप पढ़ते हैं, तो उसकी एक रेमेडी आप पढ़ते हैं कि अगर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट ना हो तो एक रेमेडी हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो रेमेडी है आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो यहां वजह क्या है, एज मनी नॉट एडिक्वेट रेमेडी, क्योंकि आइटम क्या है, रेयर है, तो इसलिए जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है। इसके बाद देखिए सेल ऑफ गुड्स स्टार्ट हो जाता है। तो पहला प्रश्न आता है, जी ने खरीदा है एक कोट पी से, और जब उसने कोट इस्तेमाल किया उसकी स्किन के ऊपर रैशेस डल गए, क्योंकि स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। बट शी डिड नॉट मेक दिस फैक्ट नोन टू द सेलर। जब खरीदा आपने नहीं बताया आपकी स्किन सेंसिटिव है, क्या आप सेलर से डैमेजेस ले पाएंगे? तो देखिए आपने नहीं बताया है, तो क्या आप डैमेजेस ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स में सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, और उसमें क्या पढ़ते हैं, कोई भी
नो इम्प्लॉयड कंडीशन, कोई इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि जो गुड्स हैं वो आपके क्वालिटी और फिटनेस के मुताबिक होंगी। सो नो इम्प्लॉयड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्योंकि आपके हिसाब से फिटनेस तभी होगी जब आप सेलर को बता दें। नहीं बताया तो इसमें सेलर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, जनरल रूल हम यही पढ़ते हैं केवे टेम्पटर का। केवे टेम्पटर का मतलब क्या है, लेट द बायर बीवेयर, सवारी अपने सामान के आप जिम्मेवार है। अगर आपकी स्किन ऐसी है तो आप सेलर को बताइए। मोर ओवर, अगर मैं थोड़ा डिटेल में दूं, जो फैक्ट्स हैं इस प्रॉब्लम के वो बिल्कुल सेम है। एक केस था ग्रिफिथ, अगर आप ये एड ऑन करके लिखना चाहें तो अप टू यू है। ग्रिफिथ्स वर्सेस पीटर कन्वे लिमिटेड का केस था, जहां कोर्ट ने यही चीजें कही। सो अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट है, आपसे स्ट्रेट वे डिफरेंस पूछा है। कंडीशन वारंटी ये आप जानते होंगे, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। आगे लिखा ऑल्सो एक्सप्लेन, कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम मान सकते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। ये एक अच्छा पार्ट है, तो जस्ट आपको आना भी चाहिए, बट मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूं इसके लिए। तो देखिए, कब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी मान लेते हैं, तो इसके ऊपर हम सेक्शन बेसिकली 13 में पढ़ के आते हैं, जहां हम पढ़ते हैं या तो बायर ने क्या किया, वेव कर दिया। पहला पॉइंट आता है बायर वेव कर देता है, मींस वो अपना राइट कंडीशन का वारंटी में कन्वर्ट करने को तैयार है। नंबर 2, जो बायर है वो ट्रीट कर लेता है किस चीज को, कि जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है मैं उसे मान लेता हूं एज ब्रीच ऑफ वारंटी। नंबर 3 ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, मीन्स उसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं, लेकिन स्टिल बायर ने उसे क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। एंड नंबर 4 आता है कि कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो गई बिकॉज ऑफ व्हाट, खुद कानून ने कह दिया, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, जैसे इम्पॉसिबिलिटी, जैसे कोविड के दौरान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर आर के पास एक 2 व्हीलर है जो उसने अपनी फ्रेंड को दिया है। किस पे दिया है, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस दिया है, लेकिन एक हफ्ते के बाद उसकी फ्रेंड ने ना तो स्कूटर वापस किया, ना ही पैसे दिए, बल्कि गिरवी भी रख दिया है और लोन ले लिया है उसके ऊपर। पर्सन जो सेलर है जिसने सेल और रिटर्न पे दिया है, क्या वो वॉन्ट्स टू क्लेम द 2 व्हीलर बैक, क्या वो सक्सीड होंगी। तो आपसे पूछा गया है क्या, व्हाट इज द रिकोर्स अवेलेबल। रिकोर्स का मतलब हो गया उनके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो देखिए, इसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 24, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो हम उसमें कहते हैं प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें हम बेसिकली कह लीजिए मोटे मोटे 3 पॉइंट पे बात करते हैं कि प्रॉपर्टी बायर को तब जाती है, या तो सेल ऑन अप्रूवल पे आपने सामान खरीदा, बायर क्या करे, सिग्निफाइज अप्रूवल, मतलब वो बता दे कि हाँ जी मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है, तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। नंबर 2, अगर आपने कोई टाइम फिक्स किया है तो टाइम क्या हो जाए, लैप्सेस, जैसे यहां 1 हफ्ता हो गया है लेकिन यहां आपने कोई टाइम फिक्स नहीं किया था। तीसरा पॉइंट आता है बायर डज इनकंसिस्टेंट एक्ट। तो दिमाग लगाइए यहां पे, क्या बायर की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने गिरवी रख दिया है, तो उसने एक ऐसी चीज की है जिस पे उसका राइट नहीं था। तो हम इनकंसिस्टेंट एक्ट से मान लेंगे कि जो उसने प्लेज वगैरह किया है, इससे पता चल रहा है कि यस वो चीज खरीदने को तैयार है। तो इसलिए हम ये कहेंगे जो सेलर है क्या नहीं कर सकता, कांट गेट बैक द गुड्स, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहां पे ट्रांसफर हो गई है। लेकिन हाँ आपका राइट है, बट कैन क्लेम, आपको आपका पैसा मिलना चाहिए, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। अगला हिस्सा है, कहता है क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर आपने एक्सप्रेसली ये कहा होता कि प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आप पैसा ना दे दें। अगर आपने एक्सप्रेसली ऐसा कहा है तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स, यू कैन गेट योर स्कूटर बैक। इसके बाद मिस्टर टी जो कि एक रिटेलर है, पंखे बेचते हैं कई तरह के, उनकी दुकान पे एम आता है और वो साफ कहता है मुझे चाहिए एग्जॉस्ट फैन। आपने उसे कई तरह के पंखे, कई ब्रांड दिखाए और मिस्टर एम ने अप्रूव कर दिया एक ब्रांड और पैसे भी दे गया बेचारा। अब पंखा डिलीवर होता है, लेकिन घर जाके खोलता है डिब्बा तो उसमें से निकल के आता है टेबल फैन।
ये तो भैया बिल्कुल गलत है, बात कुछ और हुई थी, पैसे अगला दे चुका है। अब उसने बताया उसे कि भाई ये गलत पंखा मेरे पास आ गया है, लेकिन सेलर जो टी है उसने मना कर दिया एक्सचेंज करने से। कहता भैया मैंने सामान दे दिया, मैंने पैसे ले लिए, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंप्लीट। तो आपसे पूछा गया जो टी सेलर है क्या वो राइट है? बिल्कुल वो राइट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है? 15 कहता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोई सामान बेचते हैं बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जैसे अगला आपकी दुकान पे आया है, क्या लेने? एग्जॉस्ट फैन। नंबर 2 हम कह सकते हैं सेक्शन 17 में सेल बाय सैंपल। तो जो चीजें आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो एग्जॉस्ट फैन है वो होना ही चाहिए, तो इसलिए आपका डिफॉल्ट है। क्या आप राइट हैं? बिल्कुल भी आप राइट नहीं है। नाउ क्या रेमेडी अवेलेबल है बायर को? तो नेचुरल है, रेमेडी ये अवेलेबल है, ही कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आप कहते हैं कैंसिलेशन। तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, एंड साथ में आपका राइट क्या होना चाहिए? रिफंड ऑफ मनी। आपको आपका पैसा वापस मिल जाना चाहिए, या अगला पंखा दे दी चेंज करके, राइट। देन अगला प्रश्न सीधा सा पूछा गया है, असेंशियल्स पूछे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। तो बेसिकली आप यहाँ पे सेक्शन 5 कोट कर सकते हैं, बाकी ये नॉर्मल से पॉइंट है। आप जानते हैं कि भैया एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 के असेंशियल्स हैं वो सारे लगेंगे। यूं भी कह सकते हैं भाई 2 पार्टीज होंगी, राइट। और जहां तक कंसिडरेशन की बात है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप सारे जानते हो, जो प्राइस होगा वो मनी में होना चाहिए, जिसके ऊपर आप सेक्शन 9 एंड 10 के अंदर पढ़ते हैं। प्लस हम क्या कहते हैं कि 4th पॉइंट में ही कह सकते हैं क्या होनी चाहिए? ट्रांसफर ऑफ टीओपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह जानी चाहिए। एंड देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो सब्जेक्ट मैटर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमेशा क्या होता है? गुड्स जिसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर। तो इस तरह से पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार्ट हो गया है। तो पार्टनरशिप एक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर्कमस्टांसेस बताइए जिसमें लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन करी है बाय पार्टनर ने, तो और फर्म की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम 2 चीजें पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 27 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में, कि पार्टनर ने क्या किया। जो पार्टनर है उसने एक तो काम ये किया है, थर्ड पार्टी से कुछ मनी वगैरह कह लीजिए ले ली, और लेने के बाद वो पैसा क्या किया? आपने मिस अप्लाई कर दिया, राइट। आपको अथॉरिटी थी थर्ड पार्टी से पैसे लेने की, अपनी जेब में डाल गए। दूसरी बात यूं हो सकती है, जो पार्टनर है फर्म की कस्टडी में, मींस फर्म के पास मनी या प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी थी और आपने वहां से निकाल ली, तो इसके लिए फर्म लायबल होगी थर्ड पार्टी की तरफ। अगला प्रश्न एम एंड, ये बहुत बढ़िया प्रश्न में से कहूंगा, तो प्लीज इसे स्टार लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, इसमें काफी चीजों पे बात पूछी भी गई है। एम एंड पी 3 पार्टनर्स हैं। फर्म ने ऑर्डर किया है एक कंपनी को फर्नीचर खरीदने के लिए, लेकिन होता क्या है, ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद उसके एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, लेकिन एम एंड एन ने बिजनेस को जो या फर्म को कह लीजिए डिसॉल्व नहीं किया है, वो कंटिन्यू रखते हैं और वो भी पुराने ही नाम पे, और ना ही उन्होंने कोई नोटिस दिया है उसकी डेथ के बारे में। तो आप जानते होंगे नोटिस की जरूरत नहीं होती है ऑन डेथ, राइट। फर्नीचर डिलीवर हो गया, और प्रश्न ही है उसकी डेथ के बाद हुआ, और डेथ का जो कंपनी ने फर्नीचर दिया उनको डेथ के बारे में नहीं पता था जब उन्होंने फर्नीचर दिया। आफ्टरवर्ड्स जो फर्म है वो जाती है इंसॉल्वेंट और पैसे नहीं दिए जाते फर्नीचर कंपनी को। अब ये है क्या जो पार्टनर मर गया है उसकी प्राइवेट एस्टेट लायबल होगी या नहीं फर्म के डेट के लिए। तो बेटा जी आप इसके ऊपर पढ़ते हैं सेक्शन 35 एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, तो उसके स्टेट के ऊपर। तो यहां बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो देखिए स्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर क्या नहीं होती, नॉट लायबल। यहां इंटरेस्टिंग देखिएगा, एक चीज है नॉट लायबल फॉर एक्ट्स डन आफ्टर डेथ, उसके मौत के बाद कोई कार्य हुए हो तो उसके लिए लायबल नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, डेथ से पहले भी हुए हैं तो प्राइवेट एस्टेट उसकी लायबल नहीं होगी। और दूसरी बात मैं यहां ऐड कर दूं, इवन चाहे जो अदर पार्टी है वो अवेयर है या नहीं है, अवेयर और नॉट,
नेचुरल है किससे रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड। मतलब चाहे वो जैसे यहां पे फर्नीचर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट डेथ से पहले हुआ, तब भी डिजीज पार्टनर की स्टेट लायबल नहीं होगी। आप चाहें तो मैं इस पे केस भी कोट कर सकता हूं जहां जज साहब ने ये कहा था कि नहीं लायबल होंगी, तो आप लिखना चाहे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये फ्रेंड वर्सेस यंग नाम से एक केस था। और चीज ऐड करके बता दूं तो ये है वेदर फर्म डिसॉल्व और नॉट। डेथ के बाद फर्म आप डिसॉल्व करते हैं या नहीं, या यूं भी कह लीजिए वेदर फर्म continuous business in same name और नॉट, चाहे सेम नाम पे काम चल रहा है नहीं चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं होगा। जो डिजीज पार्टनर है उसकी स्टेट लायबल नहीं होगी। ये था पहला पार्ट इसका। अगले हिस्से में देखिए, अगले हिस्से में पूछ रहा है वेदर डज इट मेक एनी डिफरेंस, कहता क्या इससे कोई डिफरेंस निकलेगा अगर जो फर्नीचर सप्लाई फर्म थी बिलीविंग कि तीनों के तीनों लाइव है। नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो, क्योंकि उन्हें पता है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजीज पार्टनर कभी भी लायबल उसकी स्टेट नहीं होगी। अगले प्रश्न में कहता है ए जो ट्रांसफरर है उसने अपना हिस्सा पार्टनरशिप फर्म में बी को दे दिया। तो इससे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये पढ़ते हैं सब पार्टनर, क्योंकि पार्टनर ने अपना हिस्सा बेच दिया, जिसके ऊपर आता है सेक्शन 29। तो मिस्टर बी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर फ्यू राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो जो बी है, जो बायर है, ट्रांसफरी है, उसको कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे। आपसे यही पूछा गया कौन से राइट्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए नॉट एंटाइटल्ड, तो आपको राइट पहला क्या नहीं मिलता है। तो देखिए एक तो आप फर्म से अकाउंट्स वगैरह मांगेंगे तो नहीं मिलेंगे, कि आप कहें कि मेरे को ला के दो अकाउंट्स, नहीं। नंबर 2 आप इंस्पेक्शन करना चाहते हो बुक्स की, वो राइट भी आपको नहीं मिलेगा। नंबर 3 आप फर्म की जो वर्किंग है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, नो इंटरफेरेंस। मैनेजमेंट कहें, काम कहें, उसमें आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपल्सरी, नो डज इट इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। तो यहां ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आप देखते हैं। तो ये लग गया हमारा सेक्शन नंबर 69। तो आप सारे जानते हैं आप क्या नहीं कर सकते हैं, एज ए फर्म कांट sue एज ए पार्टनर। आप अदर पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, फर्म या क्रेडिटर्स कह लीजिए, आउटसाइडर्स, लेकिन आउटसाइडर्स आपके ऊपर कर सकते हैं। और ना ही कांट क्लेम सेट ऑफ, और ना ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं इफ सूट जो है वो मोर देन ₹100 का हो, मीन्स 100 रुपए तक का है, तो आप सेट ऑफ क्रेडिटर से कर सकते हैं। इसके बाद बेटा जी LLP के ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आप पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 2J के अंदर, और 2J के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो डेजिग्नेटेड है अंडर सेक्शन 7। और आगे आपसे पूछा गया क्या ये जरूरी है डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना। तो सेक्शन 7 में हम क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और वो सिर्फ कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए। उनमें से एक क्या होना चाहिए, उनमें से एक होना चाहिए रेजिडेंट। और रेजिडेंट का मतलब क्या है कि भारत में आप कम से कम 182 डेज हैं, कब हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नाउ गोइंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां मैं कहूंगा ICAI ने जो आंसर दिया है वो रॉन्ग दिया है, उन्होंने पुराना लॉ यहां पे कोट कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ABC लिमिटेड ने अलॉट किए हैं इक्विटी शेयर्स वोटिंग राइट वाले किसी और कंपनी को 15 करोड़ के इक्विटी शेयर, साथ में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, शेयर नहीं है, और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20। आफ्टर दैट पेड अप कैपिटल जो है कंपनी की, मतलब ये 15 करोड़ के शेयर देने के बाद 100 करोड़ पहले नहीं है, बाद में बताई है, और डिबेंचर भी बताए गए हैं। तो आपसे पूछा गया मीनिंग किस चीज का, एसोसिएट कंपनी का। तो एसोसिएट कंपनी की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं सब सेक्शन 6 के अंदर।
जहां आप क्या कहते हैं, एसोसिएट कब होता है, जब किसी कंपनी का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो किसी और कंपनी में, और ये इन्फ्लुएंस आपका दो चीजों से बनता है। या तो देखिए आपके पास कम से कम 20% टोटल वोटिंग पावर हो। तो देखिए वोटिंग पावर है, क्योंकि पहले हुआ करता था शेयर्स, लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये वर्ड है वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर जो आती है वो इक्विटी शेयर से आती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे कोई वोटिंग राइट नहीं होती जब तक 2 साल तक उनका डिविडेंड ना दिया जाए। तो वोटिंग पावर हमने देखने हैं, तो वो इक्विटी शेयर्स पे होते ही हैं। तो देखिए 100 करोड़ के शेयर हैं और 15 करोड़ के आपने खरीदे हैं, तो 15 करोड़ ये परसेंटेज कितनी होगी, तो नेचुरल है ये परसेंटेज होगी 15%। तो सॉरी, आप एसोसिएट नहीं कहलाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि आप एसोसिएट बन सकते हैं अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसी और कंपनी में। कैसे है, आप उसके बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि दोनों कंपनियों में आपस में क्या हुआ पड़ा है, एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, क्या आपको एसोसिएट कंपनी कहेंगे, तो हम कहेंगे द आंसर इज नो। देन सेकेंड प्रश्न, एसके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पेड अप कैपिटल 6 लाख इक्विटी शेयर्स है, जिसमें से 2 लाख इक्विटी शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, 1,20,000 स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। तो ध्यान दीजिए 6 लाख में से 2 लाख एंड 1,20 ये बन गए 3,20,000। अगर 3,20,000 आउट ऑफ 6 लाख देखते हैं, तो देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी की, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में, कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है, अगर उसके पास किसी कंपनी के कम से कम 51% पेड अप कैपिटल है। यहां पे भी देखिए एक एक्सप्लेनेशन आती है कि अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स हैं तो हम पेड अप कैपिटल ना लेकर के वर्ड क्या लेंगे, वोटिंग पावर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पेड अप कैपिटल दे रखी है, तो हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम ये परसेंटेज निकालेंगे, क्या हम उसे गवर्नमेंट कंपनी मान लेंगे? यस, एज यहां पे क्या दिख रहा है हमें, मोर देन 51%, बड़े प्यार से परसेंटेज कंप्यूट हो जाएगी। देन देखिए अनिल ने एक ओपीसी बनाई है 16 अप्रैल 2018 को। टर्नओवर जो है ओपीसी की 2 करोड़ 25 लाख है। वो अपने एक मित्र को, उसके मित्र चाहते हैं कि उसकी ओपीसी में इन्वेस्ट करें, लेकिन ओपीसी आप जानते हो एक ही मेंबर होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इसे प्राइवेट कंपनी में बना लें। तो देखिए हम ये पढ़ के आते हैं ओपीसी के अंदर, माना ओपीसी की डेफिनेशन आती है 2 सबसेक्शन 68 में, और सेक्शन 3 के अंदर हम पढ़ते हैं, साथ में हम इनकॉर्पोरेशन रूल्स पढ़ते हैं, जिसमें से यहाँ पे मेन रूल कह लीजिए, रूल नंबर कौन सा लग गया, 3 लग गया। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कि हम जो है ओपीसी को कांट कन्वर्ट, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसमें, इनटू प्राइवेट या पब्लिक कंपनी विद इन 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या पढ़ते हैं, बट कैन, लेकिन कर सकते हैं अगर पेड अप कैपिटल क्या हो जाए, 50 लाख से ज्यादा हो जाए, या टर्नओवर आपकी क्या हो जाए, 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए। तो यहां देखिए आपकी टर्नओवर कितनी है, 2 करोड़ 25 लाख। सो क्या ये कन्वर्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो इसके साथ बेटा ये आरटीपी जो आई है ये मैंने आपसे डिस्कस कर दी है, एक एक क्वेश्चन। आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए हो तो जैसे मैंने साइड में आंसर लिख के दे दिए हैं, बाकी आप सजेस्टेड आंसर से गो थ्रू कर सकते हैं पूरा डिटेल में, तो आप हमसे ये ले सकते हैं। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप, गॉड ब्लेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।